तो बच्चों डीपीपी B17 डिस्कस करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 इजी है। थोड़ा सा इसमें बोला हुआ है कि कितने एंगल से छोड़ा जाए ऑब्जेक्ट को, एक्सट्रीम पोजीशन का एंगल कितना होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये थीटा है, तो इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन और इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन इक्वल हो, तो हम लोग बोल सकते हैं इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी 0 है तो mg नीचे लग रहा होगा, और इस लाइन के अलोंग ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा हमारे पास में mg cos थीटा और इधर हो जाएगा हमारे पास में mg sin थीटा। तो इस इंस्टेंट पर मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी 0 है तो यहां पर ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और वो हो जाएगा g sin थीटा। अच्छा, जब ये यहां पर आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ओनली टेंजेंशियल 0 हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा हमारे पास में v²/l। अब हमसे बोला है कि यहां पर और यहां पर जो एक्सेलरेशन है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में v²/l इज इक्वल टू g sin थीटा। तो v की वैल्यू आ गई √GL sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहां से रेस्ट से रिलीज किया और यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। एनर्जी कंजर्व किया हम लोगों ने, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर हम लोग किसी को h हाइट से छोड़ते हैं तो √2gh होती है, और ये हाइट कितनी हो गई भाई हमारे पास में, ये l है, ये l cos थीटा हो गया, ये हो गया हमारे पास में l1 - cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन से करें तो ये आ जाएगा मेरे पास में वेलोसिटी √GL1 - cos थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है तुम लोगों को, इसके अंदर हम लोग इजीली लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके पता कर सकते हैं कि मैन की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में हमसे बोला है कि 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड टचिंग ईच अदर ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस जो होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। क्वेश्चन ईजी है ये भी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 4 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर आगे भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ये सारे क्वेश्चंस सेम ही क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो 4 में देखो क्या हो रहा है हमारे पास में, 2 सेमी सर्कल है और इसको इस तरीके से लगाया है। ठीक, ये सिस्टम बना है। अब ये सिस्टम बना है, ये हो जाएगा हमारे पास में y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारे पास में x एक्सिस। ठीक, अब ये जो बड़ा वाला है रिंग उसकी रेडियस है 2r और छोटे वाले की रेडियस है r। तो हम लोग यहां पर बोले, हम सिमेट्री से बोल सकते हैं, अगर y एक्सिस के अबाउट देखें तो इधर और इधर बिल्कुल एक जैसा है, तो हम लोग बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है, ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास या नीचे होगा, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1i1। तो इसका जो मास हो जाएगा m1 इज इक्वल टू, लीनियर मास डेंसिटी दोनों की सेम है तो लैम्डा पाई आर, और इसका जो मास हो जाएगा m2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पाई इंटू 2r, तो 2 पाई r। तो अगर इसका मास मैं m मानूं तो इसका मास हो जाएगा मेरे पास में 2m। तो ये मास आ गया। अब हम लोग इनके इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। तो इसका जो y1 हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, इसका जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है ओरिजिन से वो हो जाएगी 2r/पाई, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां होगा, और यहां भी 2r/पाई होता है, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो आ जाएगी और ये माइनस में आएगा कोऑर्डिनेट, तो 4r/पाई। तो y सेंटर ऑफ मास में लगा रहा हूं तो m1 इंटू y1 2r/पाई प्लस m2 इंटू -4r/पाई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास में 3m। तो मेरे पास में यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है, तो यहां पर तुम लोगों से पूछा था x कोऑर्डिनेट 0 है और मैंने यहां पर y कोऑर्डिनेट भी पता कर लिया है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट पता करने से हम लोगों का जो काम आसान हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम लोग
अच्छा 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 तो हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द प्लैंक, तो ये क्वेश्चन हमारे शीट में भी दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को जीरो करके इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोगों ने जैसा क्वेश्चन नंबर 4 किया है वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये इजीली हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि ये सरफेस जो है ये रफ है। ठीक है, ये सरफेस रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, और ये वाला जो ट्रैक है ये स्मूथ है। ठीक है, ये स्मूथ है, और एक ब्लॉक को हम लोगों ने यहां से m मास का ब्लॉक है, इसको √2gr वेलोसिटी देके छोड़ा है, इसकी रेडियस r है। तो कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा रुकने से पहले, तो मान लेते हैं ये रुकने से पहले s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, s डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो कौन कौन से फोर्स का वर्क आएगा, एक तो ग्रेविटी का आएगा mg इंटू 2r, एक आएगा फ्रिक्शन का म्यू mg इंटू s इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इनिशियल हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर मतलब 2gr। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में बोला है कि अच्छा मुझे बताओ, किसी भी अगर सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनल फोर्सेस जो है क्या सेंटर ऑफ मास के मोशन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि इंटरनल फोर्सेस की बात करूं तो नेट इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, ये हमेशा होता है। तो सिस्टम पर नेट इंटरनल फोर्सेस जीरो है तो वो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है उसको अफेक्ट कर ही नहीं सकते, चाहे किसी भी डायरेक्शन में लग रहे हो। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या है, वेक्टर फॉर्म ज्यादा आ रही है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। एक 4m मास का पार्टिकल है जो इनिशियली रेस्ट पर है। अब बोला है कि ये 4 पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, 4 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है। 3 फ्रेगमेंट जो है वो v वेलोसिटी से सेम प्लेन में एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। ठीक है, तो हमसे बोला है कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो एक अगर मान लो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, दूसरा जा रहा है ऊपर, और तीसरा जो जा रहा है वो इधर जा रहा है, तो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, सेम प्लेन में ये जाते हैं तीनों। ठीक है, आर फाउंड टू मूव विद वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर, द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, हमसे पूछा है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो हम लोगों को बताया गया है कि तीनों इस तरीके से जाते हैं, ये 135 हो जाएगा हमारे पास में। तो फोर्थ पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको मैं बोल देता हूं v डैश स्क्वायर से। ठीक है, तो ये v डैश पता लग जाएगा हमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, और फाइनल की अगर मैं इसको x बोलूं, इसको y बोलूं, ठीक है, तो हो जाएगा मेरे पास में mv i कैप प्लस mv j कैप प्लस थर्ड वाले का जो है m। अब ये 45 है, ये 45 हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा v cos 45 v sin 45, तो माइनस v बाई √2 i कैप माइनस v बाई √2 j कैप प्लस m इंटू v डैश वैक्टर। तो यहां से हमारे पास में जो v डैश वैक्टर है वो आ जाएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास में कितना आएगा, v 1 माइनस 1 बाई √2 माइनस आई कैप, ये इधर चला जाएगा, प्लस v 1 माइनस 1 बाई √2 माइनस जे कैप। तो अब हमारे पास में जो फोर्थ वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी आ चुकी है। अब उसकी वेलोसिटी जो आ चुकी है तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा हमारे पास में, आई कैप जे कैप है तो √2 आ जाएगा, तो v √2 1 माइनस 1 बाई √2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v √2 माइनस 1, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो फोर्थ वाले की भी वेलोसिटी आ गई और बाकी सबकी भी वेलोसिटी आ गई। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, एनर्जी जो एक्सप्लोजन में रिलीज हुई है वो आ जाएगा k फाइनल माइनस k इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है और फाइनल हो जाएगी सबकी, तो 3 की तो mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, और फोर्थ वाला जो है उसकी हो जाएगी हाफ m v √2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है।
तो बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच पार्टिकल मे बी इन द सेम डायरेक्शन, नहीं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल मे बी इन द सेम डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, हो सकता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो तो जीरो होगा, तो जीरो होगा तो इस तरीके से होगा कि सारा का सारा बैलेंस हो जाए, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ सकता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। इसी तरीके से 11 की बात करें, भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, इक्वल मास है और कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, अ बॉडी ऑफ मास है मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी हिट्स अनदर सेम मास मूविंग विद द सेम वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, ये भी हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होगा, तो टक्कर के बाद में दोनों रेस्ट पर आ जाएंगे। 13 जो है क्वेश्चन इजी है। ठीक है, इन एन इलास्टिक कोलिजन अ मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट, मोमेंटम इज नॉट। देखो हम लोगों को पता है कि कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सिस्टम में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है। ठीक है, किया भी होगा तुम लोगों ने। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला है, ये भी हम लोग क्लास में कर लेते हैं लेकिन देख लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला है कि एक रॉड है और ये x इज इक्वल टू 0 हो गया और ये x इज इक्वल टू l हो गया, l लेंथ की है और लीनियर मास डेंसिटी k बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर है। तो पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो हम लोग यहां से देख लेते हैं कि x डिस्टेंस पे मान लेते हैं और ये dx विड्थ का एक एलिमेंट, ठीक है, जिसका मास हो जाएगा dm। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा x से वो आ जाएगा मेरे पास में x COM इज इक्वल टू dm इंटू x डिवाइडेड बाई dm, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा हमारे पास में, तो dm कितना हो जाएगा मेरे पास में लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में, dm मेरे पास में हो गया, लीनियर मास डेंसिटी पता है तो लैम्डा इंटू dx, तो लैम्डा की वैल्यू ये है, तो k बाई एल x और x इसका था तो x क्यूब dx अपॉन इंटीग्रेशन k बाई एल x स्क्वायर इंटू dx, लिमिट 0 टू l, तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास में 3l/4 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें तो तुमसे बोला है कि 7 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास आर प्लेस्ड एट द 7 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब बट 1 कॉर्नर इज वेकेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। चलो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करूंगा। भाई तुम लोगों को पता है कि यहां पर अगर 8 कॉर्नर पर पार्टिकल होते तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता या नहीं होता, लेकिन यहां पर 8 कॉर्नर है उन पे नहीं है, एक कॉर्नर वेकेंट है और ये वाला, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में जेड एक्सिस है। तो यहां पर भी पार्टिकल है, यहां पर भी पार्टिकल है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां पे है, सभी का मास इक्वल है, m है। तो हमसे पूछा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा इस सिस्टम का, तो ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर एक प्लस m हो जाएगा तो एक माइनस m भी रख दूं, तो प्लस m रखा तो सबका सेंटर ऑफ मास या ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास में 2 सिस्टम बन गए, दो कौन कौन से सिस्टम, एक तो ये पूरा क्यूब है जिसके 8 मास मैंने रख दिए हैं और इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में a/2, 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 और एक और मास है हमारे पास में जो यहां पर है जिसका मास है -m। तो अब मैं लिखता हूं इसमें RCOM पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 8m इंटू a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, और एक और है मेरे पास में -m और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा 7m। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3a/7 i कैप प्लस 3a/7 j कैप प्लस 3a/7 k कैप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में B। अच्छा, अब हम लोग बात करें 17 जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है।
क्वेश्चन नंबर 4 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये क्वेश्चन इजी है, हम लोगों ने क्लास के अंदर भी कर रखा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 19 और 20 और 18 जो है सेम सा ही है, तो 20 डिस्कस करते हैं, 19 और 20 की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हम लोगों से बोला हुआ है क्वेश्चन, वैसे ये भी इजी है लेकिन देख लेते हैं हम लोग इसको। इस तरीके से हमारे पास में एक वेज है और वेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक का मास हम लोगों को दिया हुआ है m और इसका टोटल मास है 2m। ठीक है, इसकी हाइट हो गई जो है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक, और ये एंगल 37 हो गया। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेज b व्हेन द पार्टिकल ए रीचेस टू द लोवेस्ट पोजीशन। तो बिल्कुल ये बोट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वैसा ही है। हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में जीरो रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर जब ये नीचे फिसल के आता है तो एक्स डायरेक्शन में कितना गया, तो ये 3 है, तो ये जरूर 4 होना चाहिए। तो ये एक्स डायरेक्शन में गया है 4 सेंटीमीटर इसके रेस्पेक्ट में, लेकिन ये भी तो पीछे गया होगा एक्स, तो ये इसके साथ में भी तो एक्स पीछे गया होगा, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में 4 माइनस एक्स होगा और इसका हो जाएगा माइनस एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो एम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया एम 4 माइनस एक्स प्लस 2m माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मास हो जाएगा 3m। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3 सेंटीमीटर। तो 4/3 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो हम लोगों को एक डिस्क दी हुई है, डिस्क की रेडियस 4r है और इसमें से 2 डिस्क हम लोगों ने काट दी है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करेगा, हमसे ये पूछा है। तो ये दिया है भाई सिस्टम। क्वेश्चन ये भी इजी है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। अब देखो इसकी जो रेडियस है 4r है और एक डिस्क जो है r रेडियस की यहां कट की है, इसकी r रेडियस है, तो रेडियस r है तो डायमीटर 2r हो जाएगी, और एक डिस्क यहां कट की है जिसकी भी रेडियस r है। तो ये हो गया भाई हमारे पास में। तो ऐसा मान लेते हैं और सारे सिस्टम का यूनिफॉर्म है, तो हम लोग बोल देते हैं इसकी सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, स्टैंडर्ड मेथड क्या फॉलो करते हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करते हैं कि इसमें प्लस सिग्मा फिल कर दिया, माइनस सिग्मा फिल कर दिया, इसमें भी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा फिल कर दिया, तो इससे फिर हमारे पास में एक नया सिस्टम बन जाएगा। अब इसमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए बोल सकता हूं मेरे पास में 3 डिस्क है ना। एक ये हो गई, इसका जो मास होगा m1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू 4r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 सिग्मा पाई r²। चलो देख लेंगे, और इसका जो मास हो जाएगा m2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पाई r²। तो इसको मैं माइनस m बोल देता हूं, तो इसका मास भी सेम ही होगा, m3 इज इक्वल टू माइनस m। तो इसको मैं बोल सकता हूं 16 टाइम्स ऑफ m। क्लियर है। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा C2 जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3r, 0, और इसका जो सेंटर ऑफ मास यहां होगा C3, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3r, और इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 यहां पर होगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए, तो x CM लिख सकता हूं मैं 4m का जो है, जो 16m हमारे पास में आ रहा है, जो 16m है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो 0,0 पर हो गया, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस m इंटू 3r प्लस माइनस m इंटू इसका 0 है, डिवाइडेड बाय टोटल मास जो हो जाएगा वो mm कट गया तो 14m हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3r/14 माइनस सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट आया है। इसी तरीके से सिमेट्रिकली हमारे पास में y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, तो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन है। A1 में बोला है कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस सी एक्स टू दी पावर 1/3, और यहाँ पर c कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और बोला हुआ है कि ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। अगर ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो हम लोगों को पता है कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या होगी, जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो डिवाइड कर दो, तो k की वैल्यू होनी चाहिए c एक्स टू दी पावर 2/3। सॉरी, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं -2/3। तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में k इंटू एक्स टू दी पावर 2/3।
तो तब जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये SHM होगा, सी की वैल्यू ये होनी चाहिए, मतलब एक्स सी के अंदर एक्स छुपा हुआ होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग एक्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे सी बढ़ेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं A2 की। A2 हम लोगों से बोला हुआ है, ठीक है, A2 के अंदर हम लोगों से क्या बोला है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टैक्स equal to t in consecutive occurrence at a particular point, the point is। हाँ भाई, हम लोग बोल सकते हैं एक टी टाइम वो टाइम है जिसमें पार्टिकल किसी पॉइंट से दो बार पास करता है। अगर हम लोग एसएचएम की बात करें तो कोई भी पॉइंट की बात करें तो टी टाइम मतलब एक एक कंप्लीट ऑसिलेशन में किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट तीन बार पास करता है। जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर लूं, तो इस पॉइंट की बात कर लूं, मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, तो मेन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, तो यहां पर अगर मैं बात करूं ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है। तो देखो ये यहां से यहां तक गया, तो देखो दो बार अगर पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये टी टाइम पीरियड थोड़ी ना हुआ। उसने तो बोला है कि टी टाइम पीरियड में ही उस पॉइंट को दो बार पास करना चाहिए। तो बाकी जितने भी पॉइंट होते हैं उनको टी टाइम के पीरियड में पास नहीं करता है। जैसे अगर मैं मेन पोजीशन की बात करूं तो मेन पोजीशन से चले तो मेन पोजीशन पे t/2 में पहुंचा, तो ये टी टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन मैं बात कर सकता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन की। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट अगर एक्सट्रीम पोजीशन से चलता है तो टी टाइम के बाद ही वापस एक्सट्रीम पर आएगा, उसके पहले कभी एक्सट्रीम पर नहीं जाएगा, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाएगा। नेगेटिव एक्सट्रीम से चला तो टी टाइम के बाद ही नेगेटिव एक्सट्रीम पर आएगा, या फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से चला तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर टी टाइम के बाद आएगा। लेकिन अगर ये इस पॉइंट से चला तो कुछ ही टाइम के बाद में इस पॉइंट पर वापस आ जाएगा, तो ये वो पॉइंट नहीं होगा। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो हम लोगों को सोचना था, वो एक्सट्रीम पोजीशन है। केवल एक्सट्रीम पोजीशन पर ही अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो वापस टी टाइम पीरियड के बाद में एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है। तो इसका आंसर भी करेक्ट हो गया, ए वाला। अब हम लोगों को नेक्स्ट पूछा है ए3 में। ए3 में क्या बोला है देखते हैं। a particle executing linear SHM, its time period is equal to the smallest time interval in which particle acquires a velocity v. The magnitude of v may be। अब हम लोगों से यहाँ पर पूछा है कि एक पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है, तो टाइम पीरियड वो स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है जिसमें पार्टिकल v वेलोसिटी अक्वायर कर लेता है। हाँ भाई, अब ये v वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है तो इसका क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। कैसे, अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखो देखो भाई, इसने बोला है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम कर रहा है, its period is equal to the smallest time interval in which particle acquires the velocity v। मतलब टाइम पीरियड स्मॉलेस्ट वो टाइम इंटरवल है जिसमें पार्टिकल वापस वो वेलोसिटी अचीव कर लेता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीरो की, तो जीरो की बात करूं और मैं बोलूं कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, तो यहां से चलना स्टार्ट किया तो यहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही है और दोबारा जीरो होने में टी टाइम लगना चाहिए, कम से कम टाइम टी लगना चाहिए। तो मैं यहां से बात करूं, ये पार्टिकल यहां से यहां तक जाएगा, तो यहां से यहां तक गया तो फिर यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो की, तो बताओ यहां से यहां तक आने में क्या ये टी टाइम लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। लेकिन इसने तो बोला है कि वी वेक्टर वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसमें मिनिमम टाइम क्या हो गया, टाइम पीरियड के इक्वल। चलो अगर मान लो यहां से ये वी मैक्स से चला, वी मैक्स की बात कर लेते हैं, तो वापस तुम बोलोगे कि सर यहां पर आ रहा है तब भी तो वी मैक्स हो रहा है, लेकिन देखो वेलोसिटी है तो डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन जब ये वापस एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तब इसने वापस वो वेलोसिटी अचीव की, मैक्सिमम कर रहा है लेकिन डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो जब ये यहां से चला तो वापस लौट के आया, तब वापस इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, तो कौन सी वेलोसिटी होगी, वो वी मैक्स। चलो हम लोग कोई v/2 की बात कर लें, वी मैक्स बाई टू की, तो वी मैक्स बाई टू यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। कैसे, देखो मान लो तुम लोग बोलोगे सर डायरेक्शन थोड़ी ना सेम होगी, चलो देख लेते हैं। तो यहां से ये चला तो ये वी मैक्स बाई टू है, ठीक है, इधर गया, जब इधर पहुंचा तब भी वी मैक्स बाई टू लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, फिर इधर गया तो इधर भी अपोजिट, लेकिन जब ये यहां पर आएगा फिर से वी मैक्स बाई टू हो गया ना। लेकिन यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टी टाइम के इक्वल थोड़ी ना है, तो वो कौन सा टाइम होगा भाई हमारे पास में, वो वी मैक्स होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन है ए2 और ए3। ए4 की बात करते हैं। ए4 में बोला है कि y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एसएचएम को, दो एसएचएम, तो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज। अच्छा, तो y इज इक्वल टू हम लोगों को बोला हुआ है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y इज इक्वल टू b कॉस
ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा? तो मैंने तुम लोगों को समझाया था भाई फेज डिफरेंस पता करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो फंक्शन है ये सेम ही होना चाहिए और न ही यहाँ माइनस आना चाहिए। एक में माइनस है एक में प्लस है ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो दोनों में माइनस हो या दोनों में प्लस हो। तो देखो यहाँ दोनों में प्लस तो है लेकिन यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, तो मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई टू हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाउ लॉन्ग आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हार्मोनिकली इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। भाई टाइम पीरियड दिया हुआ है हम लोगों को, टाइम पीरियड है 24 सेकेंड और पार्टिकल जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। तो रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम। तो रेस्ट से चल रहा है मतलब इनिशियली पार्टिकल एक्सट्रीम पर है और हमसे बोला है कि ये a/2 तक जाने में a/2 तक जाने में कितना टाइम लेगा। तो हम लोगों को पता है a/2 तक जाना है इसको, तो यहां से यहां तक भाई यहाँ पर जो फेज है, यहाँ पर जो फेज है वो होता है π/6 और यहाँ पर होता है π/2। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगेगा वो हम लोग देख लेते हैं कि कितना एंगल रोटेट किया, π/2 माइनस π/6 इंटू t/2π। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास में π/3 इंटू t/2π, तो 24/6 मतलब 4 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर A6 की। A6 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बोला है अ पार्टिकल इज मेड टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इन वन टाइम पीरियड। हाँ भाई, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो एवरेज एक्सेलरेशन पता करना है वन टाइम पीरियड में। तो मैं लिख सकता हूं इसको v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो एक पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है तो टी टाइम क्या होता है, यहां से चलना स्टार्ट किया घूमकर वापस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ओमेगा है और यहाँ भी होती है ओमेगा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ओमेगा ए थी माइनस ओमेगा ए सेम टाइम में डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास में ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में A6 जो है, A6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A6 का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, 0 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 7 की बात करनी। 7 में बोला है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ऑन वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। A7 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो y इज इक्वल टू हम लोगों को दिया हुआ है a प्लस बी साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम लोगों से क्या पूछा है, इट्स एम्पलीट्यूड। हाँ भाई, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो हमारे पास में ये साइन का मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो एम्पलीट्यूड तो यहाँ पर केवल ये है, बस हम लोग ये बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0 से ना होकर y इज इक्वल टू a पर मीन पोजीशन होगी। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया भाई हमारे पास में, एम्पलीट्यूड यहाँ पर है d। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है A8। अगर हम लोग A8 की बात करें तो हमसे बोला है कि टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम सेम मीन पोजीशन, they cross one another without collision when going in opposite direction, each time their displacement is half of their amplitude, their phase difference। भाई दोनों जब भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे ये मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, जब भी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दोनों a/2 पर होते हैं। तो a/2 पर होते हैं तो मान लो अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा होगा, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताना है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई भी a/2 पर होगा तो उसका फेज या तो π/6 होगा या फिर ये हमारे पास में हो जाएगा पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। क्लियर है, ये फेज होगा। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो ये इसका फेज हो गया सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास में 5π/6 माइनस π/6। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 4π/6 मतलब 2π/3 या फिर 120 डिग्री दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर A9 की बात करते हैं। हम लोगों को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ बताना है और एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो वेलोसिटी का फंक्शन, एक्सेलरेशन का फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और इसी तरीके से माइनस लगा लो चाहो तो, और वेलोसिटी लिख सकते हैं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का ग्राफ बताना है।
तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर कर दें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ओमेगा पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पर वी स्क्वायर और इसका ग्राफ देखें तो 1 ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप आ गया मेरे पास में -1 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका ग्राफ जो है नेगेटिव स्लोप वाला होगा, ये ए स्क्वायर हो गया और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मैं x a इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो v हो जाएगा ओमेगा a, और जब मैं v इज इक्वल टू 0 कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में कुछ वैल्यू, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी के बारे में, एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम जो है उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो वो किस तरीके से मूव करेगा और उसका मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा, उसकी बात करते हैं। और एसएचएम होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अगर हम लोग सिस्टम यहाँ पर देखें, ठीक है, फर्स्ट सिस्टम देखें तो ये इस तरीके से हो सकता है। मान लो ये एक वॉल है और ये स्प्रिंग के थ्रू एक ब्लॉक से कनेक्टेड है जिसका मास है m। ठीक है, अब ये जो सरफेस हम लोगों ने बनाए रखी है ये सरफेस स्मूथ है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे, के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसकी जो नेचुरल लेंथ होगी, इसकी जो नेचुरल लेंथ होगी वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो 0 है। नेट फोर्स 0 है तो इसकी नेचुरल लेंथ को ही हम लोग बोल सकते हैं मीन पोजीशन। इस केस में ये मीन पोजीशन होगी। अब देखो इसको अगर हम लोग कितना खींच के छोड़ते हैं, इसको इस मीन पोजीशन पे कितनी एनर्जी देते हैं उसके हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। बाकी अगर हम लोग इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका ओमेगा आ जाएगा, इस केस में ओमेगा आ जाएगा √k/m, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास में 2 पाई √m/k। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस सिस्टम की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड है वो सिस्टम की स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट और मास पे डिपेंड कर रहा है। हम कितना मास अटैच कर रहे हैं, कौन से स्प्रिंग अटैच कर रहे हैं, उस पर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि इसको कितनी एनर्जी दे रहे हो, कितना खींच के छोड़ रहे हो। चाहे तुम इसको इतना खींच के छोड़ो या इतना खींच के छोड़ो, कितना भी खींच के छोड़ो, ठीक है, इसका टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन, थोड़ा सा खींच के छोड़ोगे तब भी एक ऑसिलेशन उतने ही टाइम में करेगा जितना अगर ज्यादा खींच के छोड़ने पर करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड। और हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट के पास में जो एनर्जी होगी, सिस्टम की जो एनर्जी होगी उससे इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड सिस्टम की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। एम्पलीट्यूड चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है सिस्टम के मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ये हम लोगों ने समझा है। ठीक, अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें कि भाई एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, क्या एम्पलीट्यूड मास पर डिपेंड करता है, क्या एम्पलीट्यूड के पर डिपेंड करता है? नहीं। देखो, अगर ये मीन पोजीशन पे है, तुम अगर इसको x खींचकर छोड़ते हो तो ये x एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। अगर इसको ज्यादा खींचकर छोड़ते हो तो ज्यादा एम्पलीट्यूड से डिपेंड ऑसिलेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है इनिशियली तुम सिस्टम को कितनी एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है इस केस में इनिशियली जो एनर्जी देते हैं, लेकिन टाइम पीरियड डिपेंड करता है सिस्टम की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये मतलब ये मास और के पर डिपेंड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर सिस्टम ऑसिलेट नहीं भी कर रहा है तो तुम लोग टाइम पीरियड बता सकते हो, ओमेगा बता सकते हो, लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं बता सकते। सिस्टम ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो एम्पलीट्यूड तो 0 हो गया। अगर सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तब भी टाइम पीरियड तो वही रहेगा। क्लियर है? लेकिन टाइम पीरियड तो वही रहेगा 2 पाई √m/k, लेकिन एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हमने समझी। अच्छा, एक अगर हम लोग यहाँ पर एक्चुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई ये स्प्रिंग जो है वो मासलेस ना हो। इस केस में तो हमने स्प्रिंग को क्या माना है? मासलेस माना है। लेकिन एक्चुअल केस में ये स्प्रिंग मासलेस नहीं है, इसका मास, ऑब्जेक्ट का मास m है,
स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मास ms है। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? देखो मीन पोजीशन तो नेचुरल लेंथ पर ही होगी, ये मीन पोजीशन हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई नेचुरल लेंथ पे। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अब इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m प्लस m तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ms बाई 3 डिवाइडेड बाई के, ये आ जाएगा, मतलब m बाई 3 यहां पर आ जाता है। क्लियर है? अब ये कैसे आता है? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस डायरेक्ट रिजल्ट को याद रख लेते हैं। इस ब्लॉक के मास में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्प्रिंग को मासलेस मान लेते हैं और ब्लॉक के मास में ही स्प्रिंग का मास ऐड कर देते हैं 1/3 करके। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m प्लस एम एस बाई 3 डिवाइडेड बाई के। तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब ये कैसे आया, कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है ये कैसे आया। ठीक है, इसको प्रूफ भी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन इसको नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन हो सकता है कभी आ जाए, तो हम लोगों को ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो स्प्रिंग का मास का 1/3 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। एक केस हम लोगों ने ये देखा, बाकी और केस भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट केस यहाँ पर देखते हैं। सी वाले केस में ऐसा भी हो सकता है, एक स्प्रिंग है और इससे ब्लॉक को हमने हैंग किया हुआ है। ठीक है, ऐसा केस में अगर हम लोग बात करें टाइम पीरियड की, अब यहाँ पर भी हम लोग स्प्रिंग को मासलेस मान रहे हैं, तो टाइम पीरियड की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट का या इस सिस्टम का जो टाइम पीरियड है, अगर ये ऑसिलेट करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। टाइम पीरियड तो वही होगा। क्लियर है? ये तो टाइम पीरियड हो गया, ओमेगा भी वही रहेगा। ओमेगा और टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास और के पर। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसकी नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन ये कहां पर होंगे। तो देखो ये ऑब्जेक्ट अगर हम लोग बात करें ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसकी नेचुरल लेंथ कहां पर है, मीन पोजीशन कहां पर है, वो चेक करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेस्ट पर है, लेकिन इस पर mg नीचे लग रहा होगा। mg नीचे लग रहा होगा तो इस mg को, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इस mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा? इसको स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा। तो यहां से लिख सकते हैं स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू mg। तो हम लोग एलोंगेशन इन स्प्रिंग लिख सकते हैं mg बाई k। तो ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में रखा है, ये रेस्ट पर है और इक्विलिब्रियम में। तो इस स्टेट में देखो नेचुरल लेंथ तो इसकी यहां पर होगी, नेचुरल लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, वो तो यहां तक होगी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ ब्लॉक हैंग किया है, तो ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को इलोंगेट करेगा क्योंकि इस पर mg नीचे लग रहा है। तो mg नीचे लग रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने इसको ले जाकर रेस्ट पर लाकर इसे छोड़ दिया। तो ये रेस्ट पर लाकर छोड़ दिया, तो इस पर, इस इंस्टेंट पर हम लोग बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है। ठीक है, नेट फोर्स 0 है। तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी कौन सी पोजीशन हो गई भाई? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हो और मीन पोजीशन बोल सकते हो। एसएचएम में हम लोग कौन सी टर्म यूज करेंगे? मीन पोजीशन यूज करेंगे। तो देखो हम लोगों ने लास्ट केस देखा था ए वाला, जिसके अंदर नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम थी क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वहां नहीं खींच रहा था। लेकिन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को mg नीचे खींच रहा है, तो इसकी नेचुरल लेंथ तो ये है। और नेट फोर्स 0 कहां पर होगा? जहां पर स्प्रिंग फोर्स इसके mg को बैलेंस कर ले। तो इसकी मीन पोजीशन थोड़ा नीचे होगी नेचुरल लेंथ से। और कितना नीचे होगी भाई, कितना नीचे होगी? वो एलोंगेशन हम लोगों को पता है mg बाई के। तो इसकी मीन पोजीशन यहां पर है। ठीक है, अब तुम लोगों से बोला जाए कि भाई इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो उस चीज को हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया है तुम लोगों को मेरे हिसाब से। अब देखो, अब हम लोगों से बोला जाए कि भाई इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले रिकॉल करते हैं एम्पलीट्यूड या एक्सट्रीम पोजीशन कहां तक होगी इसकी। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड वहां होगा जहां पर ये रेस्ट पर रहेगा। क्लियर है? हम लोगों को पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आता है और मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है कि जहां पर ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी से निकले। क्लियर है? अब मीन पोजीशन कैसे पता करें? या तो हम लोग पता करें कि भाई इसकी मीन मैक्सिमम वेलोसिटी कहां आ रही है, या फिर हम लोग पता करें कि इसका नेट फोर्स कहां पर 0 हो रहा है। तो मीन पोजीशन पता करने का तरीका यही है कि जहां पर नेट फोर्स 0 हो, और एक्सट्रीम पोजीशन पता करने का तरीका यह है जहां पर वेलोसिटी 0। लेकिन सर आप बोल रहे हो कि मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0। लेकिन हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो वो उसकी मीन पोजीशन होगी।
बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर तुम लोगों का डाउट होगा कि सर अगर ऐसा है तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हुई, मीन पोजीशन कैसे हुई? समझ रहे हो? तो हम यहां पर बोल सकते हैं ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो यहां पर सवाल नहीं उठता है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन का। ठीक है, मैं यहां पर बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी आई नहीं रही है, लेकिन अगर ये ऑसिलेट करेगा तो जब ये इस पोजीशन को क्रॉस करेगा तो यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी से निकलेगा। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको जैसा मैंने बोला उस टर्म में सोचते हैं। मैंने बोला मीन पोजीशन वो होगी जहां पर नेट फोर्स जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पर होती है वो भी होती है, लेकिन हम लोगों को वैसा नहीं देखना है। हम लोगों को जहां पर नेट फोर्स जीरो दिखाई दे रहा है वो मेन पोजीशन माननी है। क्लियर है? क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहां पर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो। तो मैं बोल सकता हूं कि सर यहां पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है, इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो यही इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और यही इसकी मीन पोजीशन है। तो जो मीन पोजीशन है वही एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? जीरो हो गया ना। हुआ या नहीं हुआ? एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट नहीं कर रहा है। एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, जो मीन पोजीशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन। बहुत इजीली बोल सकते हैं। क्लियर है? तो तुम लोगों से बोला जाए इस क्वेश्चन में, बताओ बच्चों इस स्प्रिंग में अगर मैं कोई ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट करके इक्विलिब्रियम पर ले जाकर उसको रेस्ट पर रख दूं, इक्विलिब्रियम पर ले जाकर जहां नेट फोर्स जीरो होगा वहां ले जाकर बिल्कुल छोड़ दूं, रेस्ट पर रख दूं, तो बताओ स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा? तो बताओ इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है भाई? mg बाई के। mg बाई के है ना, मैंने इसको यहां से नीचे गया, ये खिंचता चला गया और यहां पर ले जाकर इसको छोड़ दिया, तो इलोंगेशन कितना है? mg बाई के। है या नहीं? अगर तुम लोगों से बोला जाता कि इस ऑब्जेक्ट को देखो, पहला तो ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने इक्विलिब्रियम पर ले जाकर छोड़ा है, रेस्ट पर, इक्विलिब्रियम पर ले जाकर छोड़ा है और रेस्ट पे छोड़ा है, रोक कर छोड़ा है उसको, है ना? तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आया भाई? मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा mg बाई के। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि सर हमारे एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक ये सेम क्वेश्चन आता है और उसमें हमसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा, तो कभी mg बाई के आंसर आता है, कभी 2mg बाई के आता है। हमारे एग्जाम में आया, हमने mg बाई के भरा एक बार तो गलत हो गया, फिर दूसरी बार आया हमने 2mg बाई के भरा, फिर वो भी गलत हो गया। सर ये क्या होता है? तो देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है, दो तरह से इस क्वेश्चन को बना सकता हूं मैं। स्प्रिंग मास सिस्टम होगा बिल्कुल ऐसा। अब वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले जाकर छोड़ रहे हैं, तो बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा स्प्रिंग में? तो देखो क्वेश्चन को सुनो, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर नेट फोर्स जीरो है वहां पर ले जाकर रेस्ट में रख रहे हैं, तो इसका मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले जाकर रेस्ट पे रख रहा है तो इसका एक्सट्रीम पोजीशन भी यही हो गई, तो ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ऑसिलेट नहीं कर रहा है तो स्प्रिंग में खिंचाव कितना होगा? mg बाई के। अब तुमसे ऐसा पूछा जाए, इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट मीन पोजीशन, सॉरी नेचुरल लेंथ, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट at natural length, find maximum elongation in spring। अगर तुम लोगों से ऐसा कुछ पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्ट को नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया, यहां ही से रेस्ट से छोड़ दिया, तो फिर मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा? क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं और इसको नेचुरल लेंथ से ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको नेचुरल लेंथ से ही छोड़ रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा, नेचुरल लेंथ से छोड़ रहे हैं, नीचे जाएगा, ये ऑसिलेट करेगा, तो टाइम पीरियड तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं भाई इसका एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड बताओ, मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ, चलो चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, तो इसकी मीन पोजीशन कहां पर होगी? ये नेचुरल लेंथ पर रेस्ट पर है, इसकी मीन पोजीशन कहां पर होगी? यहाँ नीचे होगी जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो नेट फोर्स जीरो किया तो ये खिंचाव हमारे पास में आ गया और ये खिंचाव आ गया mg बाई के। क्लियर है? ये खिंचाव mg बाई के आ गया। अब हम लोगों को पता है ये मीन पोजीशन है, अब इसके एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढते हैं
ठीक है, तभी तो एम्पलीट्यूड आएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी। तो हम लोगों को पता लगा कि नेचुरल लेंथ से mg बाई के नीचे, जैसा यहां पर है वैसा ही mg बाई के नीचे मीन पोजीशन आई है। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढते हैं। अब मुझे बताओ एक्सट्रीम पोजीशन कहां पर होती है, जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है। तो ढूंढो ऑब्जेक्ट इस क्वेश्चन में रेस्ट पर कहां आया था, रेस्ट पर नेचुरल लेंथ पर है। मतलब अब इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नेचुरल लेंथ पर है, तो इसकी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन कहां पर है, ये रही। तो ये इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई। तो मैं बोल सकता हूं इस एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की डिस्टेंस क्या है, एम्पलीट्यूड। क्लियर है, तो मुझे एम्पलीट्यूड मिल गया mg बाई के। अब देखो जब ये मीन पोजीशन पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, होगी या नहीं होगी। अब ये और नीचे जाएगा क्योंकि हमें पता है कि अभी ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, मीन ये रही, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये mg बाई के ऊपर था, तो अब ये मीन पोजीशन से mg बाई के नीचे और जाएगा। तो बताओ इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां जाएगा फिर ऑसिलेट करेगा, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हुआ, तो मैक्सिमम इलोंगेशन 2a हो गया। 2a मतलब 2mg बाई के। तो तुम लोगों को बात समझ में आ रही है कि कभी mg बाई क्या आता है, कभी 2mg बाई क्या आता है। तो देखो तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। अगर तुम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाकर रेस्ट से रिलीज करोगे तो ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 0। तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हुआ, इतना। नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन इतना ही रहेगा, ये यहीं पे रुका हुआ रहेगा। क्लियर है, ऑसिलेट ही नहीं करेगा, तो इसका मैक्सिमम इलोंगेशन यही रहेगा। लेकिन अगर तुम इसको नीचे नेचुरल लेंथ से ले जाकर छोड़ रहे हो, नेचुरल लेंथ पे ही छोड़ रहे हो, तो ये नीचे जाएगा और मीन पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो जितना मीन पोजीशन से ऊपर से छोड़ा उतना ही मीन पोजीशन के नीचे जाएगा, ये तुम्हें पता है। तो ए ऊपर था, ए नीचे गया, तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हुआ, 2a। 2a हुआ तो 2mg बाई के। समझ में आया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि एक ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पर दिया हुआ है k। ठीक है, अब तुम लोगों को बोला हुआ है कि जो ब्लॉक है उसको मीन इनिशियल स्प्रिंग में जो कंप्रेशन था mg बाई 2k है और ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड बताना है और टाइम पीरियड बताना है। तो देखो टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो इसका टाइम पीरियड तो बताना इजी है और वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो सेकंड वाले का तो आंसर आ गया। अब हम लोगों को बताना है फर्स्ट वाला एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड बताना है तो सबसे पहले दो बातें याद रखते हैं हम लोग। क्या बातें याद रखते हैं, सबसे पहले इसकी नेचुरल लेंथ देखते हैं, मीन पोजीशन ढूंढते हैं, ठीक है, और फिर एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढेंगे। तो अगर हम लोग बोले कि इनिशियल स्प्रिंग को mg बाई 2 के कंप्रेस किया हुआ है तो नेचुरल लेंथ मान लेते हैं यहां पर है, जहां पर ऑब्जेक्ट स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे होगी, तो वहां से इसको mg बाई 2 के कंप्रेस किया है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि नेचुरल लेंथ से कितनी दूरी पर इसकी मीन पोजीशन होगी। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0 होता है, एलोंगेशन 0 होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से कंप्रेशन की बात करूं तो यहां से देखूं तो इसकी मीन पोजीशन यहां कहीं होगी जब ऊपर लग रहा होगा kx और नीचे लग रहा होगा mg। तो मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू mg बाई k, वहां जहां पर होगा वहां पर ये मीन पोजीशन होगी। तो मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितने डिस्टेंस पर होगी, mg बाई k। ठीक, हम लोगों ने यहां पर मीन पोजीशन ढूंढ ली। अब ढूंढते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहां पर होगी, जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर कहां पर है, तो नेचुरल लेंथ से mg बाई 2 के डिस्टेंस पर हम लोग इसको रेस्ट से रिलीज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट पर था, तो ये रेस्ट पर था, तो हम लोगों ने बहुत इजीली पता कर लिया कि ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी, तो ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 mg बाई के। तो एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास में 3 mg बाई 2k। ठीक है, बहुत इजीली हम लोगों ने पता कर लिया। ये मीन पोजीशन है, तो ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से इतना ही नीचे भी जाएगा, तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम होगी। तो इन दोनों पोजीशन के बीच में ये ऑसिलेट करेगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन बताना चाहें तो 3 mg बाई के ऊपर था, और इलोंगेशन की बात करनी है, ध्यान देना इलोंगेशन की बात करनी है, तो इस मीन पोजीशन से ये 3 mg बाई 2 के नीचे जाएगा। तो अगर तुमसे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम इलोंगेशन भी पूछा होता तो वो भी हम लोग बता सकते थे। मैक्सिमम इलोंगेशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वो भी आ जाएगा हमारे पास में। कैसे, देखो इलोंगेशन कहां से मेजर करते हैं, नेचुरल लेंथ से, और इसकी नेचुरल लेंथ ये है, तो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे गया, तो कितना नीचे गया भाई, ये मीन पोजीशन से ये 3 mg बाई 2 के नीचे जाएगा। ठीक है, और इससे ये ऊपर कितना था, mg बाई के। तो मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया हमारे पास में 3 mg बाई 2 के प्लस mg बाई के। तो
ये हम लोग बोल सकते हैं 5 mg/2k। तो ये नेचुरल लेंथ से आ गया। अगर तुम लोग बोलो कि सर 3 mg/k होना चाहिए ना टोटल, अगर 2a करे तो देखो वो 2a करोगे तो वो इस पोजीशन से डिस्टेंस आएगी एक्सट्रीम पोजीशन की, ना कि इलोंगेशन। इलोंगेशन हमेशा नेचुरल लेंथ से मेजर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी तरह का क्वेश्चन है। एक मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट k से कनेक्टेड है, ठीक है, और इनिशियली ये रेस्ट पर है। अब बोला है कि अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट, ठीक है, देन फाइंड टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो देखो ये ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली ये रेस्ट पे है और हम लोगों को पता है कि ये कहां पर होगा, ये अभी मीन पोजीशन पे होगा। मीन पोजीशन मतलब ये इसकी नेचुरल लेंथ हो गई, और ये नेचुरल लेंथ है, और ये इसकी मीन पोजीशन है जहां पर इसका नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 है, ये इसकी मेन पोजीशन है। तो यहाँ पर ये रेस्ट पर रखा हुआ है, तो बता सकते हैं इनिशियली स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा। हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं mg/k होगा। अब इस इंस्टेंट पर हमसे बोला है कि एक दूसरा ब्लॉक जो सेम मास का है इसके ऊपर बिल्कुल आराम से रख दिया जाता है, सेम मास का ब्लॉक इस पर बिल्कुल आराम से रख दिया जाता है। तो बताना है इसका टाइम पीरियड कितना होगा और एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएफ क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर मैंने एक और ब्लॉक यहाँ पर सेम मास का रख दिया तो अब सिस्टम में मास जो है वो 2m हो जाएगा। तो टाइम पीरियड तो बहुत इजीली बता सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास में टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√2m/k। ये मेरे पास में टाइम पीरियड आ गया। अब मुझे बताना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएफ क्या होगा। तो चलो चेक करते। तो देखो ये इसकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, हम लोगों ने इसके ऊपर ब्लॉक रख दिया। अब हम लोगों को इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढनी है। मीन पोजीशन मिल गई क्या, बोलो मिल गई क्या, नहीं मिली। कैसे नहीं मिली, अब तुम लोग बोलो सर ये है तो ये मीन पोजीशन ही तो है, लेकिन ध्यान देना ये कब मीन पोजीशन थी, जब ये केवल एक ब्लॉक था। अब दूसरा ब्लॉक आते ही अब यहां पर mg/mg नहीं लग रहा है, अब यहां पर टोटल लग रहा है 2mg, mg इसका और एक mg इसका। तो इसको स्प्रिंग को बैलेंस करने के लिए, स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए और इलोंगेट होना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने ये ब्लॉक रखा वैसे इसकी मीन पोजीशन चेंज होगी। तो क्वेश्चन नया बन गया ना, क्वेश्चन नया बन गया। तो अब हम लोगों को नए क्वेश्चन के हिसाब से इसकी नई मीन पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। ये तो पुरानी मीन पोजीशन है, ठीक है, ये पुरानी मीन पोजीशन है। तो नई मीन पोजीशन कहां पर होगी भाई, हम लोग बोल सकते हैं कि 2mg तो नीचे लग रहा है और ऊपर लग रहा है kx। तो x इज इक्वल टू 2mg/k, बहुत इजीली बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी नई मीन पोजीशन जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ये f डैश है। और यहां से कितने इलोंगेशन पर होगी भाई, कितने इलोंगेशन पर होगी, 2mg/k। ये नई मीन पोजीशन है, क्लियर है। तो मीन पोजीशन नहीं मिल गई है। अब हम लोग इसको एक्सट्रीम पोजीशन को ढूंढते हैं। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर एक्सट्रीम पोजीशन कहां पर होगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर जहां होगा। अब बताओ सिस्टम रेस्ट पर कहां है। तो देखो जब ये यहां पर रखा हुआ था तो इस ब्लॉक को हमने जेंटली रख दिया, जेंटली रख दिया मतलब बिना कोई एनर्जी दिए। तो ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पर रेस्ट पर है, यहां रेस्ट पर है। तो मैं बोल सकता हूं जो पुरानी मीन पोजीशन हुआ करती थी वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई और मीन पोजीशन नीचे शिफ्ट हो गई। तो एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की डिस्टेंस ही क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो बोल सकते हैं ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा mg/k। आई बात समझ में। तो ये यहां से जाएगा, यहां मीन पोजीशन पे आएगा, फिर नीचे और सेम जाएगा, यहां तक ये जाएगा। ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गई और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई, इनके बीच में ये ऑसिलेट करेगा सारा सिस्टम, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये भी हम लोगों ने एक नया तरीका सीखा और इसी तरीके से हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हम लोगों से बोला हुआ है कि एक 3m मास का ब्लॉक है, इनिशियली ये रेस्ट पर है मीन पोजीशन पे, और एक m मास के ब्लॉक को mg/k हाइट से रिलीज किया है और बोला है कि कॉलिजन दोनों में परफेक्टली इलास्टिक है। तो बताओ जैसे टकराते हैं उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा और एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होगा। चलो इसको चेक करते हैं हम लोग। तो ये नीचे आएगा, फ्री फॉल किया हम लोगों ने इसको रेस्ट से। तो जब ये यहाँ पर टकराने वाला होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बहुत इजीली बता सकते हैं। और ये जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh। तो √2gh हम लोगों ने लगाया तो ये आ जाएगा 2g इंटू mg/k। तो ये आ गया भाई हमारे पास में √2m/k इंटू g, इतनी वेलोसिटी से ये टकराएगा, क्लियर है। कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, टकराने के बाद में ये चिपक जाएगा और जैसे ही टक्कर होगी तो ये सारा का सारा सिस्टम
अब मैं बोल सकता हूँ कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जैसे टकराएगा तो टकराने के बाद में ये इससे चिपक जाएगा तो सारा सिस्टम एक कॉमन वेलोसिटी से चलेगा। अच्छा, टकराने के पहले अगर मैं देखूं तो इसकी ये नेचुरल लेंथ होगी, और नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेशन था भाई इसका, 3 mg/k, इतना इलोंगेशन था। क्लियर है? अब ये टकराया तो ये सारा सिस्टम कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेगा, तो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालें? तो बहुत इजीली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर निकाल सकते हैं। इनिशियली मोमेंटम mv था और फाइनल 4mvc हो जाएगा। तो vc कितना है भाई मेरे पास में, v/4 मतलब ये हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 2m/k इंटू जी। इतना मेरे पास में कॉमन वेलोसिटी आ गई। अब देखो, पहले इसकी मीन पोजीशन हम लोगों को पता थी कि ये है, लेकिन जैसे ये टकराया तो इसकी मीन पोजीशन नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अब नई मीन पोजीशन कितनी, ये हो गई। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स्ट्रा जो टकराया mg/k। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 4m/k। तो ये आ गया भाई हमारे पास में नया टाइम पीरियड। नया टाइम पीरियड तो आ गया, लेकिन अब हम लोगों को एम्पलीट्यूड पता करना है। ठीक है, वो तो बहुत इजीली आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एम्पलीट्यूड पता करना है, तो एम्पलीट्यूड पता करने के लिए हम लोगों को पता है कि हम लोगों को पहले मीन पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी। मीन पोजीशन हम ढूंढ चुके हैं, ये रही नई मीन पोजीशन। अब इसका एक्सट्रीम पोजीशन ढूंढते हैं। अब तुम लोग बोलोगे सर एक्सट्रीम पोजीशन जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थी वैसे ये वाली हो जाएगी। अब ध्यान देना, ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं है। तो जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी वो पता कर लो। अब वो पता कर लो, या फिर इसका एक और तरीका है। क्या तुम लोगों को ये पता है कि मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी है? पता है? तो हम लोग यहाँ पर इस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाकर इससे एम्पलीट्यूड पता कर ले। कैसे, अभी समझाते हैं। तो देखो, हम लोगों को टाइम पीरियड पता है, हम लोगों को ओमेगा पता है अंडर रूट k/4m, ये हम लोगों को ओमेगा भी पता है। तो हम लोगों को x इज इक्वल टू mg/k डिस्टेंस पर वेलोसिटी पता है। कितनी है भाई ये वेलोसिटी, 1/4 अंडर रूट 2m/k इंटू जी। तो हम लोग इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पर, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो यहां पर ये v हमें पता है 1/4, और ये हो गया 2m/k इंटू जी इज इक्वल टू ओमेगा कितना है, 1/2 अंडर रूट k/m अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा mg/k, चलो कोई बात नहीं, यहां पर एक्स की वैल्यू mg/k पुट कर दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इधर गया, ये इससे 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये इधर गया तो ये आ जाएगा भाई मेरे पास में mg/√2k। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस mg/k स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, तो स्क्वायर किया तो ये m²g²/2k और ये हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा भाई मेरे पास में अंडर रूट 3/2 mg/k, ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों को जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े हैं वो कंसेप्ट याद रखने, ये तो सारे क्वेश्चन ही है। हम लोगों ने कंसेप्ट एनर्जी तक जो भी पढ़ा था वो कंसेप्ट है, उनको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन को चाहो तो तुम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ के लिए तुम लोगों को पता है। अब तुम लोग पता कर लो कि ये कहां पर रेस्ट पर आएगा। वो रेस्ट वाली पोजीशन तुमने पता कर ली तो वो एक्सट्रीम पोजीशन है, तो रेस्ट पर आएगा तो वेलोसिटी जीरो कर दो, तो एनर्जी कंजर्व कर दो। एनर्जी कंजर्व कर दो तो इलोंगेशन आ जाएगा स्प्रिंग का। ठीक है, तो इलोंगेशन आ गया, तो इलोंगेशन में से ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे मेथड, है ना, इसको यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो लिफ्ट में अटैच किया हुआ है और लिफ्ट ऊपर से बंधी हुई है। अब देखो, इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हमने ये दिया हुआ है कि इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और हमने क्या किया है, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। ठीक है, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो तुम लोगों को बताना है फाइंड फर्स्ट टाइम पीरियड, सेकंड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम just after string is cut। ठीक है, तो जैसे रस्सी को हमने काटा वैसे लिफ्ट फ्री फॉल करने लगती है, तो हम लोगों को बताना है कि ब्लॉक का एम्पलीट्यूड क्या होगा।
इसको करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। चलो इसको देखते हैं। तो देखो, जैसे हमने इसको कट किया, कट करते ही क्या चेंजेस आएंगे वो तो बातें बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक सिंपल सा सिस्टम है तो इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m/k। तो ये फर्स्ट टाइम पीरियड तो आ गया हमारे पास में। नेक्स्ट हम लोग अगर इसमें बात करें इसका एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होगा, तो इस एम्पलीट्यूड को देखने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसकी मेन पोजीशन कहाँ पर है और इसकी वेलोसिटी जीरो कहाँ पर है। इनिशियली जब हमने इस स्ट्रिंग को कट नहीं किया था तो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये नेचुरल लेंथ थी और ये इसकी मीन पोजीशन थी, और मीन पोजीशन से ये कितना एलोंगेटेड थी mg/k। अच्छा, इसी स्टेट पे ये रेस्ट पे था, क्लियर है, इस स्टेट पर ये रेस्ट पे था। ये कैसे बताया हमने, नीचे mg लग रहा था और ऊपर kx लग रहा था, तो kx इज इक्वल टू mg और x इज इक्वल टू mg/k। तो इस तरीके से हम लोगों ने बताया कि ये नेचुरल लेंथ से mg/k नीचे था और इसी स्टेट पर ये रेस्ट पे था। तो इनिशियली तो इसका एम्पलीट्यूड जीरो था, बहुत सिंपली बोल सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने इसकी स्ट्रिंग को कट किया तो ये लिफ्ट फ्री फॉल करने लगी और इसका एक्सेलरेशन g के इक्वल हो गया। तो अगर इसका एक्सेलरेशन g के इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक पर सुडो फोर्स mg ऊपर लगेगा। सुडो फोर्स mg ऊपर लगा तो mg ने mg को कैंसिल कर दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी जो मेन पोजीशन है वहां पर होगी जब x इज इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि mg ने mg को बैलेंस कर दिया। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए x इज इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू जीरो कहां पर है, यहाँ पर है, नेचुरल लेंथ पे। तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रिंग को कट किया तो इसकी मेन पोजीशन यहां से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो जब ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है तो इसकी मेन पोजीशन यहाँ पर होगी, मेन पोजीशन यहाँ पर होगी और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहां पर है, इस डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये मेन पोजीशन है, तो ये कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, नेगेटिव, और इतना ही ये ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई। तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, तो ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारे पास में mg/k। तो बहुत इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को आंसर दे दिया है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने बात की थी जिसमें स्प्रिंग मास सिस्टम था और वो हैंग कर रखा था। अभी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अटैच किया, वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। तो देखो, एक ब्लॉक अटैच्ड है स्प्रिंग से और ये रेस्ट पे रखा हुआ है, बिल्कुल आराम से रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक m मास का, सेम मास का आ रहा है u वेलोसिटी से और इससे टक्कर करता है। बोला है कि टक्कर परफेक्टली इनइलास्टिक है, हमें पता है चिपक जाएंगे टक्कर के बाद। और तो पूछा है तुमसे टक्कर के तुरंत बाद बताओ टाइम पीरियड क्या होगा और एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या होगा, ठीक है। ये बातें हमसे पूछी है, तो इस क्वेश्चन को भी तुम लोग करोगे, सोचोगे इसके बारे में, ठीक है, सोचो इसको, ठीक। चलो, तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो मेरे हिसाब से तुम लोग कोई भी क्वेश्चन करते टाइम, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ वीडियो को पॉज करके उसको करना स्टार्ट कर देते होंगे और उसी तरीके से तुम लोगों ने ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो देखो, ये ब्लॉक यहाँ पर आ रहा है और कोलिजन हो रही है, कोलिजन के तुरंत बाद इसका टाइम पीरियड हमें बताना है। तो अगर कोलिजन के तुरंत बाद की सिचुएशन में यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये सिचुएशन इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो था यहाँ पर ये मेन पोजीशन में रखा हुआ था और हमें पता है कि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो दोनों ब्लॉक एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो ये दोनों कॉमन वेलोसिटी के साथ में मूव करेंगे, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी के साथ में मूव करेंगे। ये हम लोगों को पता है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो हम लोगों से पूछा है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड तो बहुत इजीली पता लग गया भाई। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2m/k, बहुत इजीली आ गया। सेकंड हम लोगों को बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। तो चलो इसमें देखते हैं इसका मीन पोजीशन कहाँ पर है। क्या ये इसकी मीन पोजीशन है, बिल्कुल ये मीन पोजीशन होगी, ठीक है, ये इसकी मीन पोजीशन है, नेचुरल लेंथ इसकी मीन पोजीशन होगी और मीन पोजीशन पे हम लोगों को वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी की हेल्प से हम लोगों को एम्पलीट्यूड पता करना है। चलो वेलोसिटी पहले पता कर लेते हैं। पहले इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले u थी, अब टक्कर के बाद में vc हो गई, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर हम लोग लिख सकते हैं कि टक्कर के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियली मोमेंटम हो गया mu और फाइनली हो जाएगा 2mvc। तो ये vc जो आ जाएगा वो आ जाएगा u/2, क्लियर है। अब देखो हमारे पास में यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, हम लोग सब जानते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये vc इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए। हम लोगों को हमारा दिमाग खुला रखना है और हर तरह से हम लोगों को इसमें सोचना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ सबसे सीधी सी बात ये सोची है, इसमें ओमेगा ए हो जाएगा। अब ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, तो यहाँ पर
ओमेगा हो गया मेरे पास में अंडर रूट के बाई 2m इंटू ए। तो इसका जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में u अंडर रूट m बाई 2k। तो ये इसका एम्पलीट्यूड आ गया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास में एक और क्वेश्चन है जिसको मैं समझा देता हूं तुम लोगों को। यहाँ पर एक ब्लॉक जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड है ए। जब वो मीन पोजीशन से पास कर रहा होता है तो उसके ऊपर धीरे से हम लोग क्या करते हैं, एक और दूसरा ब्लॉक रख देते हैं और दोनों ब्लॉक एक दूसरे से चिपक जाते हैं रखने के बाद में। और चिपक जाते हैं तो तुम लोगों को बताना है कि जैसे हमने ब्लॉक रखा तो अब इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, क्या ये सेम दूरी तक जाएगा या कम दूरी हो जाएगी या ज्यादा दूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा। ये क्वेश्चन ही है, इसको भी ट्राई करेंगे, तुम ट्राई करेंगे सभी लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अच्छा मान लेते हैं जब ये इसकी मेन पोजीशन से पास कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी थी u। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब ये मेन पोजीशन से पास कर रहा था तो इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया। तो जब हमने इसके ऊपर ब्लॉक रखा तो इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। मास 2m हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो v हो जाएगी। तो हम लोग ये वेलोसिटी कैसे पता कर सकते हैं भाई, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके। तो इनिशियली मोमेंटम था एक का mu और दोनों का हो जाएगा 2m इंटू v। तो जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की u/2 हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो हमें बताना है न्यू टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो पहले मान लो कोई टी टाइम पीरियड होगा तो अब कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m 2m बाई के। मास डबल हो गया ना, तो अगर पहले का टाइम पीरियड t माने तो अब जो नया टाइम पीरियड हो रहा है वो हो जाएगा √2 टाइम ऑफ t, क्योंकि ये 2 यहाँ पर आ गया है। क्लियर है? तो √2 टाइम्स बढ़ गया इसका टाइम पीरियड। अब हम लोगों को पता करना है एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड बताना है। पहले एम्पलीट्यूड a था, तो चलो हम लोगों को ये पता है कि मीन पोजीशन पर जब ये था तब हम लोगों ने इस पे ब्लॉक रखा है। तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे ब्लॉक रखा तो अब नई मैक्सिमम वेलोसिटी v हो गई जो पहले वाली की u/2 थी। तो पहले वाली जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m इंटू ए था। ये इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब जो हमारे पास में मीन पोजीशन पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो v है, v इज इक्वल टू u/2। तो u/2 है, तो ये हो गया भाई हमारे पास में। अब मैं इसको इससे भी कंपेयर कर सकता हूँ ओमेगा ए। तो नया ओमेगा कितना है भाई हमारे पास में, अंडर रूट k/2m। मैं मान रहा हूँ फोर्स कांस्टेंट कुछ k होगा और नया एम्पलीट्यूड कितना हो गया, a डैश हो गया। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो a डैश इज इक्वल टू a/√2। तो इसका एम्पलीट्यूड डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये a/√2 ही रह जाएगा। मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, पास से ही ऑसिलेट करके आ जाएगा। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था और हमने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अभी तक तो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें केवल एक स्प्रिंग दी हुई होती थी। ठीक है, और ब्लॉक हम लोगों ने एक ब्लॉक लिया, दो ब्लॉक लिए, तीन ब्लॉक लिए, ब्लॉक बहुत सारे लिए थे, लेकिन स्प्रिंग एक ही थी। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था या ओमेगा का जो फॉर्मूला था, सिंपली उसमें मास में जितने मास आते थे उनको ऐड कर दिया जाता था, के साथ में हम लोग छेड़खानी नहीं करते थे। लेकिन अब हमारे पास में हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अगर क्वेश्चन के अंदर दो या दो से ज्यादा स्प्रिंग आ गई तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग अगर हमारे सिस्टम में आ रही है तो स्प्रिंग या तो सीरीज में जुड़ी हुई हो सकती है या पैरेलल में जुड़ी हुई हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे जैसे रेजिस्टेंस में बनाते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, वैसे ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है स्प्रिंग का वो हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हुई है तो के की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट। जैसे हम लोगों ने 10th क्लास पर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाता है ना। तो दोनों रेजिस्टेंस की जगह हम लोग एक ही रेजिस्टेंस मानते हैं। इसी तरीके से इसमें भी अगर दो स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हुई है तो दोनों स्प्रिंग को रिड्यूस कर देंगे हम लोग और दोनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पर के इक्विवेलेंट लिखेंगे और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट, या फिर ओमेगा का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाई m।
लेकिन अब ये के इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2 होगा या क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग चेक करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में दो स्प्रिंग है और दोनों स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरीके से एक सिस्टम है हमारे पास में, एक स्प्रिंग ये रही और दूसरी स्प्रिंग ये रही, तो ये हो गया भाई हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर एक एंड, दोनों एक एंड कॉमन हो दोनों का तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो दोनों स्प्रिंग को हटाकर एक स्प्रिंग मान लेते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग हम लोग यहाँ पर मान लेंगे और उसको हम लोग बोल देंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। तो दोनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग आ गई और ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के इक्विवेलेंट। तो हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। अब इसको समझते हैं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे अगर इस स्प्रिंग की बात करें तो इसमें जो टेंशन होगी वही स्प्रिंग इस स्प्रिंग में टेंशन होगी। क्लियर है, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स एफ एस मानू मैं, तो इसमें भी क्या होगा FS1, और इधर क्या होगा भाई, इधर FS1 मान लेते हैं और इधर FS2 मान लेते हैं। क्लियर है, और अगर मैं दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग मानूं तो इसमें भी FS होगा। तो दोनों स्प्रिंग जो इसमें खींच रही है उसमें भी सेम ही टेंशन होनी चाहिए जो इसमें है, तभी तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो इस सिस्टम में जो टेंशन होगी वही इसमें होनी चाहिए। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि FS1 इज इक्वल टू FS2 इज इक्वल टू FS। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसका इलोंगेशन मानूं तो इसका इलोंगेशन हो जाएगा x1 और इसका इलोंगेशन हो जाएगा x2 और इसका टोटल इलोंगेशन x बोल सकता हूं। तो मैं FS1 को क्या बोल सकता हूं, FS1 बोल सकता हूं मैं K1x1। ठीक है, इसके अंदर जो टेंशन होगी, इसके अंदर जो टेंशन होगी FS2, उसको बोल सकता हूं मैं K2x2। ठीक है, और इसको FS को मैं बोल सकता हूं K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। अच्छा, मुझे ये पता है कि इनका जो एक्स होगा वो एक्स हो जाएगा x1 प्लस x2। तो अगर स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है तो उनमें टेंशन सेम होगी, स्प्रिंग फोर्स सेम होगी और इलोंगेशन अलग अलग होगा। ठीक है, और हम लोग बोल सकते हैं अगर स्प्रिंग फोर्स सेम है तो जिसका के ज्यादा होगा उसका इलोंगेशन कम होगा, हम लोग बहुत इजीली बोल सकते हैं। और हम लोगों ने एक स्प्रिंग मानी तो उसका इलोंगेशन जो होगा इंडिविजुअल इलोंगेशन की एडिशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि तीनों का एफ एस सेम है, और यहां से x1 की x की वैल्यू पुट करूं तो ये fs डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट हो गया, और ये भी fs डिवाइडेड बाय k1 हो गया, और ये भी fs डिवाइडेड बाय k2 हो गया। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो k इक्विवेलेंट आएगा वो 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 हो जाएगा। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 10th क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, स्प्रिंग में वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बहुत इजीली सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 करके हम लोग के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और टाइम पीरियड में जो फॉर्मूला में के की वैल्यू रखेंगे वो इक्विवेलेंट के की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने बात की सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की, अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर स्प्रिंग के दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उन दोनों के दोनों एंड अगर एक कॉमन हो, जैसे इसका एंड एक एंड ब्लॉक से जुड़ा हुआ तो इसका भी एक एंड ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा एंड दीवार से जुड़ा है तो इसका भी दूसरा एंड दीवार से जुड़ा है, तो इनके दोनों एंड जो है वो कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सीरीज में क्या होता था, एक एंड कॉमन था, हाथ से हाथ जोड़ के रखे थे। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर इनके दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें भी के इक्विवेलेंट निकालेंगे और टाइम पीरियड में फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। अब चेक करते हैं इसमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, जब हम लोग इसको खींचते हैं, ब्लॉक को आगे मूव कराते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों स्प्रिंग सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो अगर ब्लॉक को मैं एक्स आगे बढ़ाता हूं, ब्लॉक को अगर मैं एक्स आगे बढ़ाता हूं तो ये इस स्प्रिंग का भी इलोंगेशन एक्स होगा और इसका भी एक्स ही होगा। तो देखो इस केस में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्स दोनों में अलग अलग होता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स अलग अलग होता है लेकिन इलोंगेशन सेम होता है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि स्प्रिंग फोर्स सेम होता है और इलोंगेशन अलग अलग होता है। तो अगर मैं इसको एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग मानूं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग जो हो जाएगी उसका भी इलोंगेशन क्या हो जाएगा भाई, एक्स ही हो जाएगा। अगर मैं इसको एक के इक्विवेलेंट बोलूं तो इसका भी जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, इसका भी एक्स ही होगा। ठीक है, तो ये एक्स हो गया, तो इसका स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ, एफ एस। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एफ एस वन कितना आ रहा है, एफ एस वन आ रहा है मेरे पास में
K2 इंटू एक्स, सॉरी K1 इंटू एक्स, FS2 आ जाएगा K2 इंटू एक्स, और इसी तरीके से FS आ जाएगा मेरे पास में K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है वो अगर एक इक्विवेलेंट माने तो जो एफएस होगा वो दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा FS1 प्लस FS2। तो इस सिस्टम को देखें या इस सिस्टम को देखें, दोनों सेम, दोनों केस में फोर्स सेम ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी को तो इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, तो इफेक्ट थोड़ी ना चेंज होगा। तो जो पहले इफेक्ट था वही इक्विवेलेंट मानने पर भी वही इफेक्ट आएगा। तो एफएस इज इक्वल टू FS1 प्लस FS2। अब यहाँ से FS1 की वैल्यू पुट, FS की वैल्यू पुट कर दे तो ये K इक्विवेलेंट इंटू एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा K1 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा K2 इंटू एक्स। तो मेरे पास में K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन आ रहा है वो स्प्रिंग के पैरेलल में लगता है, और वहां पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आता था यहाँ पर सीरीज में काम आता है। ठीक है, तो बच्चों अब मल्टीपल स्प्रिंग वाले केस में ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग। यहाँ पर दो स्प्रिंग इस वाली वॉल से और ब्लॉक से कनेक्टेड है, और इसमें 2 के स्प्रिंग कांस्टेंट के स्प्रिंग इधर कनेक्टेड है। तुम लोगों को टाइम पीरियड बताना है। कॉम्बिनेशन का इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, कर लिया होगा सभी लोगों ने। चलो देखते हैं। तो टाइम पीरियड हम लोगों को बताना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट निकाल लें हम लोग यहाँ पर, तो हमारा काम चल जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो चलो देखते हैं। सब लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो पैरेलल में है, फिर ये और ये सीरीज में है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जिसके अंदर स्प्रिंग के दोनों एंड कॉमन हो, ठीक है, और सीरीज में एक एंड कॉमन होना चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या इन दोनों ने हाथ पकड़ रखा है कि किसी ने नहीं पकड़ रखा? तो ये तो हम लोगों को सीधा सीधा पैरेलल में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इनके साथ में सीरीज में है या पैरेलल में, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखो, अगर ऐसे हाथ पकड़ रखा है स्प्रिंग ने तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पर हाथ नहीं पकड़ रखा किसी ने भी एक दूसरे का, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। तो पैरेलल को चेक करते हैं। पैरेलल में दोनों एंड कॉमन होने चाहिए। एक एंड अगर ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और दूसरा दीवार से जुड़ा हुआ है तो पैरेलल होता है। चलो, इसका एक एंड ब्लॉक से, दूसरा दीवार से, ब्लॉक से दीवार से, ब्लॉक से दीवार से, मतलब ये तीनों के तीनों स्प्रिंग जो है वो पैरेलल में है। क्लियर है? तीनों किसमें है? पैरेलल में। इस तरीके से चेक करना है। तो पैरेलल में है तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में? k प्लस 2k, तो ये हो जाएगा 4k। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई 4k। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इनमें नहीं है। ठीक है।